हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। बच्चे आवाज आ रहा है क्या? यस सर। आशुतोष, बच्चे सभी कोई कैमरा ऑन कीजिए। यस सर, आवाज आ रहा है। ओके, तो बच्चे आज जैसे कि प्रीवियस क्लास में बच्चे हम लोग डिस्कशन किए थे लेवी एंड एग्जम्पशन, लेवी एंड एग्जम्पशन ऑफ क्या कस्टम ड्यूटी। क्या टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चे? सभी को बोर्ड दिखाई दे रहा है? लेवी एंड एग्जम्पशन of custom duty। तो अभी हम लोग सर्कमस्टांसेस पढ़े थे, इसका कंडीशन पढ़ रहे थे। जैसे कि प्रीवियस क्लास में बच्चे हम लोग कहां तक प्रिया डिस्कशन किए थे? पॉइंट नंबर 1, रीइंपोर्टेशन ऑफ गुड्स। यस सर। रीइंपोर्टेशन ऑफ गुड्स, इसका मीनिंग समझ में आया था बच्चे? री मतलब दोबारा, है ना। ये कहने का मतलब ये है कि सपोज कीजिए बच्चे ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है। अब हमको क्या करना है कि यहां मैन्युफैक्चर किए गुड्स को, मैन्युफैक्चर किए गुड्स को, और उस गुड्स को हम क्या किए, अदर कंट्री में एक्सपोर्ट किए। क्या किए बच्चे? एक्सपोर्ट किए। और फिर सिचुएशन ऐसा हुआ कि उस गुड्स को हम इंपोर्ट किए। तो जब एक्सपोर्ट किया हुआ गुड्स दोबारा फिर से किसी कारणवश, रीजन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम तो मैन्युफैक्चरर हैं, हम तो गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग किए थे और हम उसको क्या किए, अदर कंट्री आउटसाइड द इंडिया, हम उसको क्या किए बच्चे, एक्सपोर्ट कर दिए। लेकिन उस गुड्स में किसी तरह का कोई गड़बड़ हो गया, खराबी हो गया, जिस कारण से मुझे क्या करना पड़ा, वो गुड्स पुनः फिर दोबारा मेरे पास आया। तो इसको हम लोग इस कंडीशन में, इसमें शायद नोट्स भी हम लोग लिखे थे, कहां तक प्रिया लिखे थे उसमें बताइए बच्ची? So if goods are imported into India after exportation, therefrom such goods shall be liable to duty and be subject to all the condition and restriction, if may be which goods of the like kind and value are liable। मतलब ये कहता है कि अगर मान लो किसी कारणवश, जब बच्चे हम गुड्स को क्या किए होंगे आशुतोष, अपने कंट्री से मैन्युफैक्चरिंग किए थे, उस गुड्स को हम क्या किए, एक्सपोर्ट किए, तो क्या बच्चे उस टाइम हम कस्टम ड्यूटी दिए होंगे कि नहीं दिए होंगे? दिए थे सर। फिर वो गुड्स रिपेयर के लिए मेरे पास आ रहा है, वारंटी पीरियड में था, तो अगर सपोज करो किसी तरह का कोई खराबी हो गया, गड़बड़ हो गया उसमें, है ना, मशीन काम नहीं कर रहा है उसका, हम एक मशीन मैन्युफैक्चरिंग किए और उस मशीन को अदर कंट्री में क्या कर दिए, जापान, एक्सपोर्ट कर दिए। अब एक्सपोर्ट कर दिए, उस मशीन में किसी तरह का कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, जिस कारण से जापान से फिर वो मशीन मेरे पास आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो गारंटी पीरियड में है। तो हम भारत सरकार से डिमांड करेंगे कि क्या सर मेरे लिए कोई एग्जम्पशन है कि नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम इस पर कस्टम ड्यूटी दे चुके हैं, तो क्या मुझे उस गुड्स पर फिर से दोबारा देना पड़ेगा? तो बोल रहे हैं जी हाँ बिल्कुल, इसको भी नॉर्मल कंडीशन ही माना जाएगा, नॉर्मल ही माना जाएगा। जैसे आप नॉर्मल गुड्स को इंपोर्ट करते हैं, उस पर जितना टैक्स देना पड़ता है, उसी तरह से आपको इस पर भी क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। इसीलिए वहां एक वर्ड लिखवाए थे, एट पार। एट पार का मतलब क्या हुआ, सममूल्य, इक्वल, बराबर। जैसे पहले गुड्स को हम किए थे, ठीक है, उसी तरह से यहां पर भी आपको, जैसे पहले गुड्स हम एक्सपोर्ट किए उस टाइम दिए टैक्स, तो इंपोर्ट के टाइम भी मुझे क्या करना पड़ेगा, गुड्स देना पड़ेगा। उसमें क्या कंडीशन था,
सेक्शन 20 मुझे कह रहा है कि इफ गुड्स आर इंपोर्टेड इनटू इंडिया, ठीक है, मशीन बनाए उसको हम क्या कर दिए, है ना, आफ्टर एक्सपोर्टेशन, मतलब मशीन बनाए, उस मशीन मैन्युफैक्चरिंग किए, उस मशीन को हम लोग क्या किए, एक्सपोर्ट कर दिया, और एक्सपोर्ट करने के बाद फिर से उसको हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यहां तक समझ में आया? आफ्टर एक्सपोर्टेशन देयरफॉर सच गुड्स शैल बी लायबल टू ड्यूटी। अब यहां पर टॉपिक ही समाप्त हो गया। यहां पर क्या हुआ कि ठीक है, आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा, वो तो लायबल है, वो तो पेमेंट आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप एक्सपोर्ट किए गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हो या नॉर्मल उसको माना जाएगा कि ठीक है आप कुछ एक्सपोर्ट नहीं किए थे, आप सिंपल इंपोर्ट कर रहे हो, तो जो सिंपल इंपोर्ट पर टैक्स जितना लगेगा उतना ही टैक्स आपको भी क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। आगे shall be liable to duty and be subject to all the condition and क्या restriction, it may be which goods of the like kinds and value are liable or subject or the importation thereof। जितना लगता है उतना ही आपको टैक्स क्या होगा, लगेगा। ठीक है बच्चे, समझ में आया ये पॉइंट? अभिजीत? यस सर। एक एग्जांपल से भी हम प्रीवियस क्लास में भी बच्चे आपको बताए थे, फिर से एक बार उसको करते हैं कैसे। तो ये कह रहा है कंडीशन इस तरह से बनता है कि अगर मान लो इसमें 3 कंडीशन हो सकता है, जैसे ये मार्कर है और ये मार्कर को हम मैन्युफैक्चरिंग किए, तो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, फिर इस मार्कर को क्या किया, हम एक्सपोर्ट किए, और फिर यही मार्कर दोबारा एक्सपोर्ट किया, यानी फर्स्ट कंडीशन। फिर वो मार्कर क्या हुआ, इंपोर्ट हुआ, रिपेयर के लिए आया, फिर उसको इंपोर्ट किए, फिर उस मार्कर को इंपोर्ट करके फिर क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये तीनों कंडीशन है, फर्स्ट एक्सपोर्ट करना, सेकंड एक्सपोर्ट किया हुआ गुड्स रिपेयर के लिए आया, इंपोर्ट किए, और थर्ड लास्ट में क्या होगा, फिर उसको हम क्या करेंगे, यहां से गुड्स को जापान भेजेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। तो बेसिकली 3 कंडीशन इसमें होता है। इसको डायग्रामेटिकली हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं बच्चे, ये देखिए, जैसे कि अगर सपोज कीजिए ये इंडिया है और इसमें हमारे बताए थे, आपको क्या बताए थे, मैन्युफैक्चरिंग। हम यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग किए और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद इस गुड्स को हम क्या किए, एक्सपोर्ट किए। ये मेरा कंडीशन नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। फिर इस एक्सपोर्ट किए हुए गुड्स को फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं, फिर एक्सपोर्ट किए हुए गुड्स को हम क्या करेंगे, इंपोर्ट किए। क्यों किए इंपोर्ट, क्योंकि उसमें रिपेयर करना है, मुझे मरम्मत करना है, और मरम्मत करके फिर उस गुड्स को क्या करना है, उस पार्टी के पास में फिर उसको भेजना है जिसको हम ऑलरेडी पहले बेचे थे, ठीक है, जिसको हम एक्सपोर्ट किए थे। तो यहां पर टैक्स मुझे लगा कि नहीं लगा, कस्टम ड्यूटी। फिर ये गुड्स आएगा, इंपोर्ट करेंगे, फिर यहां पर भी मुझे कस्टम ड्यूटी लगेगा कि नहीं लगेगा, यही कंडीशन है। तो ये कहता है कि आपको कस्टम ड्यूटी लगेगा ही लगेगा। क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल ट्रीट किया जाएगा, है ना, नॉर्मल इसको माना जाएगा। तो इसमें कैसे कंडीशन बनता है, तो देखो, यस सर क्या बता रहे हो आप? कंडीशन क्या कहता है बच्चे, फिर से एक बार समझ लो कि अगर मान लो हम कोई सामान बनाए और बना करके हम क्या किए, अदर कंट्री, यानी जो नॉटिकल माइंस हम लोग का है 12 नॉटिकल माइल, उससे अगर क्रॉस कर गया तो वो तो एक्सपोर्ट हो गया। इस माल को हम बनाए कहां पर, इंडिया में, और इसको क्या कर दिया, हम इंडिया से एक्सपोर्ट कर दिए। सपोज किए जापान में एक्सपोर्ट किए, और जापान में जब एक्सपोर्ट किए, जब वहां पर मशीन चला गया तो वहां पर उस मशीन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया और वारंटी पीरियड में है, तो क्या उस मशीन को फिर वहां से हमको क्या करेगा, रिफंड करेगा कि नहीं रिफंड करेगा फॉर प्रिपेयरिंग के लिए। तो उस टाइम अगर मशीन को आप लाते हो जापान से, तो फिर तो वो इंपोर्ट कंडीशन हो गया। तो ये कहता है कि एक्सपोर्ट हम किए थे, उस टाइम भी टैक्स दिए,
सॉरी ड्यूटी दिए, कस्टम ड्यूटी दिए, फिर इंपोर्ट करेंगे उस टाइम में भी कस्टम ड्यूटी मुझे देना पड़ेगा, और फिर उसके बाद एक्सपोर्ट करेंगे तो उसमें भी कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा। तो क्या मुझे कोई एक ही गुड्स के ऊपर में हम 3-3 बार कस्टम ड्यूटी क्यों दें? ये डिमांड करता है वो मैन्युफैक्चरर, किससे? भारत सरकार से, कि क्या मेरे लिए कोई एग्जम्पशन है कि नहीं है। तो बोला ठीक है, आपके लिए बिल्कुल कोई एग्जम्पशन नहीं है, उसका कंडीशन है, उस कंडीशन को हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे आगे, ठीक है। अगर ये सिचुएशन है, ये कंडीशन है तो फिर आपको मिलेगा, अगर नहीं है तो इसमें कहा है क्या कि नहीं, अभी तक जो टारगेट, जो अभी तक आपने काम किए उसमें आपको सभी को, है ना, इसको नॉर्मल ट्रीट किया जाएगा। यानी आपके पास गुड्स आया, इट इज कॉल्ड इंपोर्ट, ये नॉर्मल इंपोर्ट हो गया। इस पर आपको चाहे आप एक्सपोर्ट करो या चाहे आप क्या करो, इंपोर्ट करो, दोनों ही केसेस में आपको कस्टम ड्यूटी क्या करना पड़ेगा, पे करना ही पड़ेगा। यही चीज हम यहाँ पर नोट कर रहे थे कि चाहे आप एक्सपोर्ट करो या चाहे आप क्या करो, इंपोर्ट करो, है ना, दोनों ही कंडीशन में आपको कस्टम ड्यूटी क्या करना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये इसको क्या मान लिया, वो नॉर्मल कंडीशन, क्या मान लिया, ये नॉर्मल कंडीशन, ये नॉर्मल है, और नॉर्मल है ये तो नॉर्मल इंपोर्ट हो गया। यानी आप इंपोर्ट किए ना जी, यहां पर, यहां जो इंपोर्ट किए आप तो देख रहे हो कि वो सामान तो मेरा ये वाला था, एक्सपोर्ट वाला सामान था, कि जिसको हम एक्सपोर्ट किए थे वही गुड्स आ रहा है, इंपोर्ट कर रहे हैं, हम तो कोई अलग से सामान मंगा नहीं रहे हैं, तो हम क्यों टैक्स दे, हम क्यों ड्यूटीज पे करें, हम तो ऑलरेडी ड्यूटी पेड कर चुके थे एक्सपोर्ट के टाइम। तो वहां पर कर रहा है कस्टम, वहां पर जो मेरा रूल रेगुलेशन कस्टम एक्ट जो 1962 है, सेक्शन 20 है, वो कह रहा है कि नहीं, आप पर ठीक उसी तरह से आपको कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा जिस तरह से आप नॉर्मल गुड्स मंगाते हैं, नॉर्मल इंपोर्ट करते हैं, इसमें कोई एग्जम्पशन नहीं है। ओके, अब इसमें टॉपिक आ रहा है क्या कि कॉन्सेशन, जो भी हम डिमांड किए कि भैया ये तो हम तो समझ नहीं, कोई तो ये तो नॉर्मल तो कंडीशन है नहीं, लेकिन आप कह रहे हो कि नॉर्मल है तो देना ही पड़ेगा। बोलो ठीक है, चलिए कुछ कॉन्सेशन है, कॉन्सेशन क्या है इस पर अभी हम लोग आपको अभी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। सही बच्चे लिखेंगे इसको, कॉन्सेशन इन दिस रिगार्ड। सर इम्पोर्टेशन के बाद का पॉइंट है ना ये? हाँ हाँ, concession in this regard, concession in this regard, concession in this regard. However, the following, the following notification have provided, the following notification have provided certain concession in this regard. इसमें दो केस बताया गया है जिसमें आज के सेशन में बच्चे हम लोग फर्स्ट केस को डिस्कशन करेंगे। कंसेशन इन दिस रिगार्ड, अब इसमें केस नंबर फर्स्ट लिखेंगे, दो केस है, केस नंबर फर्स्ट पर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। केस नंबर फर्स्ट में लिखेंगे कंसेशनल ड्यूटी payable in case of concessional duty payable in case of
concessional duty payable in case of reimportation of goods, exports for repair exported for repair or exported under the ड्यूटी ड्रॉबैक। देखो ड्यूटी ड्रॉबैक के बारे में हम लोग डिस्कशन किए हैं क्या? ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम इसको पहले हम लोग किए होंगे कभी। ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम के अंतर्गत अगर आप कोई भी गुड्स को इंपोर्ट किए हो तो उसमें कुछ एग्जम्पशन आपको मिलता है। ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम क्या कहता है कि ठीक है, अगर आप उस टाइम मान लो 10,000 रुपया कस्टम ड्यूटी आप पे किए थे एक्सपोर्ट के टाइम, और अभी कस्टम ड्यूटी आपको लग जाएगा इंपोर्ट के टाइम 15,000 रुपया, तो ड्रॉबैक स्कीम ये कहता है कि अगर उस टाइम आप क्लेम कर लिए थे तो फिर आपको इस टाइम जो है सो आप 10,000 रुपया हमको दो। बाकी बॉन्ड पेपर के बारे में बताए थे, इसको एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। तो इसमें बच्चे डायग्राम में आप ये लिख लीजिए सीरियल नंबर, ऐसे कॉलम बना लीजिए सीरियल नंबर, और इसमें लिख दीजिए डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स सेकंड कॉलम में, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड, ये सेकंड कॉलम कर दीजिए। और थर्ड कॉलम में लिख दीजिए अमाउंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी पेबल, अमाउंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी पेबल, अमाउंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी पेबल इफ रीइंपोर्टेड, रीइंपोर्ट्स लिखिए सीधा। तो इसमें सीरियल नंबर फर्स्ट में क्या कहता है? सीरियल नंबर फर्स्ट, देखो बच्चे याद रखना ये सिचुएशन है, इसमें 3 स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे। पहला तो सिचुएशन देखेंगे, दूसरा कंडीशन होगा, और तीसरा होगा कि नॉट अलाउड, मतलब इस कंडीशन में कोई अलाउड नहीं मिलेगा, कोई मतलब अलाउ नहीं किया जाएगा उसमें। ठीक है, 3 कंडीशन को ध्यान रखना है। फर्स्ट सिचुएशन लिखिए, सिचुएशन नंबर फर्स्ट में लिखिए गुड्स एक्सपोर्टेड, पहले नोट्स लिखिए बच्चे, फिर हम आपको समझा देंगे। गुड्स फिर इसी कॉलम में लिखना है। हाँ, सीरियल नंबर फर्स्ट है ना, इसके बाद इस कॉलम में डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में लिखेंगे गुड्स एक्सपोर्टेड under claim for duty drawback goods exported under claim for duty drawback refund, duty drawback refund of integrated tax paid on, सर ऑफ के बाद of integrated tax होता है paid on export goods,
bond without payment of integrated tax etc. सर एक्सपोर्ट गुड्स के बाद एक्सपोर्ट के बाद export goods bond without payment of integrated tax तो इसमें कहता है क्या, अब इसमें थर्ड कॉलम में लिखेंगे अमाउंट ऑफ इंसेंटिव availed of at the time of export. सर इंसेंटिव Amount of incentive availed of at the time of export. ये थोड़ा लैंग्वेज बच्चे आप लोग को समझ में नहीं आया होगा कि ये क्या कहता है। एक तो पॉइंट यहां पर ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम होता है, उस ड्रॉबैक स्कीम के तहत एक एग्जांपल से हम इसको क्लियर करते हैं। एक एग्जांपल समझिए बच्चे कि अगर मान लो कोई गुड्स है जिसको हम री इंपोर्ट किए, क्या किए, री इंपोर्ट किए ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम के तहत, तो ये रजिस्टर्ड है, ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम के तहत रजिस्टर्ड है। तो अगर मान लो एक्सपोर्ट किए हम 10 लाख, सपोज कितना का एक्सपोर्ट किए 10 लाख, जिसका कस्टम ड्यूटी कितना हुआ था 10,000। तो 10,000 हुआ था, ड्रॉबैक पे क्लेम करके हम उसको क्या किए, एक्सपोर्ट के टाइम में पेमेंट कर दिए। तो अब क्या कर रहा है, कंडीशन सिचुएशन क्या कर रहा है कि फिर उसी गुड्स को हम इंपोर्ट किए और उस पर मेरा टैक्स कितना बन रहा है 15,000। तो कस्टम ऑफिसर क्या कहता है कि आप तो क्लेम करके उस टाइम में क्या किए थे, ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम के तहत आपने पैसा तो 10,000 ले लिए थे, तो ऐसा करो आप तो 10,000 बचाए थे उस टाइम। ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम में क्या होता है कि अगर वो एक ऐसा स्कीम होता है जिसके माध्यम से आप अपना टैक्स को क्या करते हो, सेव करते हो, बचत करते हो। कहने का मतलब यहां ये हुआ कि अगर उस टाइम 10,000 रुपया हुआ था, क्लेम करके आपने ये ले लिए, अब आपको क्या है कि यहां पर देखना ये है कि अब आपका टैक्स कितना बन रहा है 15,000। तो आप एक काम करो, आपसे सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगा कि ठीक है आप एक काम करो, आप जो 10,000 रुपया वहां पर बचाए थे वो 10,000 रुपया मुझे दे दो, ठीक है। हेलो, Yes, यस sir. सर। तो आपको कोई एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है। अमाउंट ऑफ इंसेंटिव अवेल मतलब जो आप वहां पर किए थे उसका, जैसे कितना किए थे, 10 लाख का माल था ना जी, गुड्स था ना। अब 10 लाख का गुड्स पर आपको कस्टम ड्यूटी कितना लगा था 10,000। ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम के तहत आप क्या किए थे, उसको बचत कर लिए थे। तो कहता है गवर्नमेंट क्या कि आप मुझे सिर्फ वही पैसा दे दो, बाकी आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सेकंड कंडीशन लिखिए केस नंबर सेकंड में, सर सीरियल नंबर सेकंड है कि केस नंबर? नहीं सॉरी, सीरियल नंबर सेकंड है। गुड्स अदर देन दोज फाइलिंग अंडर सीरियल नंबर 1 गुड्स अदर देन goods other than those filing under serial number 1 exported for repair abroad. Goods other than those filing under serial number 1 exported for repair abroad. इसमें कहता है कि कस्टम ड्यूटी यानी ड्यूटी ऑफ कस्टम, इसमें लिखेंगे अमाउंट वाले में, ड्यूटी ऑफ कस्टम्स which would be leviable
duty of custom with would be leviable if the value of reimported goods, after repair were made up of the fair cost of repair carried out including cost of material used in repair, insurance and freight charge both way. Sir, insurance. Freight charge. इस सेकंड कंडीशन पर एक एग्जांपल हम दे रहे हैं बच्चे, अभी आपको उसको हम सॉल्व करके समझाएंगे कि उसमें क्या है, कितना पेमेंट करना पड़ता है, इंटीग्रेटेड टैक्स कितना होता है, कितना परसेंटेज है, ठीक है, करंट सिचुएशन में। तो एक एग्जांपल लिखिए सही बच्चे, थोड़ा बड़ा एग्जांपल है और इसमें कैलकुलेशन करके हम आप लोगों को समझाएंगे। इसके बाद फिर कंडीशन है और फिर क्या है, सिचुएशन है। हम तो कहेंगे पहले कंडीशन और सिचुएशन लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग एग्जांपल कर लेंगे। क्या पहले एग्जांपल करवा दें? सर ये सीरियल नंबर 2 का लिखा दीजिए। सर ये सीरियल नंबर 2 का ही कंडीशन और सिचुएशन है। हाँ, सीरियल नंबर 2 का है ये। अब देखिए कंडीशन क्या कहता है कि इस कंडीशन में ये अप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो ऊपर हेडिंग लिख दीजिए कंडीशन। चलिए एग्जांपल हम लोग बाद में करते हैं। कंडीशन लिखिए, कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड। कंडीशन का लिखे सर? इसके बाद ये जो लिखे हैं ना दोनों पॉइंट, केस नंबर फर्स्ट और सॉरी सीरियल नंबर फर्स्ट और सीरियल नंबर सेकंड, उसके नीचे में लिखिए कंडीशन। कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड फॉर क्लेमिंग, condition to be satisfied for claiming the above two concession, दो कॉन्सेशन या दो एग्जम्पशन है इसमें। क्या दो है? तो ए में लिखिए, फर्स्ट पॉइंट का है टाइम लिमिट फॉर क्या, रीइंपोर्टेशन। टाइम लिमिट फॉर रीइंपोर्टेशन। इसमें टाइम लिमिट का मतलब ये कर रहा है, अब ये नहीं कि मशीन आज आप एक्सपोर्ट कर दिए और 10 साल के बाद आपको मशीन क्या कर रहा है, फिर से आपको इंपोर्ट करना पड़ रहा है रिपेयर के लिए, तो उस पर आपको एग्जम्पशन नहीं बच्चे मिलेगा, उसका टाइम लिमिट है ना। तो टाइम लिमिट कितना करा है? The time limit for reimportation in 3 years सर रीइंपोर्टेशन का क्या बोले? The time limit for reimportation is 3 years. Is 3 years. Is 3 years. This is extendable, उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो। This is
एक्सटेंडेबल टू 5 ईयर। मतलब 3 कंडीशन बता रहा है। फर्स्ट कंडीशन है टाइम लिमिट, सेकंड कंडीशन है सेम गुड्स, और थर्ड कंडीशन है नो चेंज इन ओनरशिप। ओनरशिप चेंज नहीं होना चाहिए, गुड्स सेम होना चाहिए, और टाइम लिमिट 3 से 5 साल तक वो कर सकता है, तो आपको उसको एग्जम्पशन मिलेगा। ये आपका कंडीशन बताया है। समझ में आया? ये केस फर्स्ट और केस सेकंड जो बताए बच्चे, ये तो सिचुएशन था। कंडीशन क्या कर रहा है कि आपको टाइम लिमिट, सेम गुड्स और नो चेंज इन द क्या ओनरशिप, ये 3 पॉइंट बता रहा है। तो बी में सेम गुड्स लिख दीजिए, थोड़ा हल्का डैश देकर के एक सेंटेंस लिख लीजिए। द एक्सपोर्टेड गुड्स आर द, सर 5 ईयर के बाद 5 ईयर के बाद हो गया वो पॉइंट क्लियर, वही 3 to 5 ईयर है। और बी नंबर का रहा है उसमें कंडीशन नंबर बी सेम गुड्स। सेम गुड्स का मतलब यहां पर ये हुआ कि द एक्सपोर्टेड गुड्स एंड द रीइंपोर्टेड गुड्स मस्ट बी द सेम। वो दोनों सेम होना चाहिए। जो सामान हम एक्सपोर्ट किए वही सामान क्या होना चाहिए, इंपोर्ट होना चाहिए, तभी उसको एग्जम्पशन मिलेगा। सर गुड्स के बाद सेम गुड्स में थोड़ा समझने के लिए इसको लिख सकते हैं इस तरह से, द एक्सपोर्टेड गुड्स and the re-imported goods must be the same. Must be the same. ये पॉइंट समझ में आया? दोनों पॉइंट समझ में आया अभी कंडीशन में? Yes, sir. यस सर। और तीसरा इसमें लिखिए नो चेंज इन ओनरशिप। हम मैन्युफैक्चरर थे तो हम ही उसका गुड्स का मैन्युफैक्चरर रहेंगे, कोई दूसरा ओनरशिप नहीं होना चाहिए। नो चेंज इन ओनरशिप समझ में आ गया? लेकिन बच्चे इसमें ये भी कुछ कंडीशन बताया है यहाँ पर जिसमें कि नॉट अलाउड, नॉट अवेलेबल भी कह सकते हैं इसको, NA। उसमें 3 पॉइंट उसमें भी है। However, उसी के नीचे लिखिएगा however, सर नो चेंज इन ओनरशिप के बाद नो चेंज इन ओनरशिप मतलब क्या, मानव मालिकाना हक चेंज नहीं होना चाहिए, सिंपल है। अब लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, इन केस ऑफ पॉइंट नंबर 2, So point number 2 यानी कि serial number 2 ना? हाँ पॉइंट नंबर 2, द ओनरशिप ऑफ द गुड्स, मतलब ये यही हो गया कि ओनरशिप चेंज अभी बताए ना कि नो चेंज इन ओनरशिप। तो इन केस ऑफ पॉइंट नंबर 2 द ओनरशिप ऑफ गुड्स शुड आल्सो नॉट हैव चेंज्ड। In case of point number 2, the ownership of the goods should also not have changed. However, these concession would not be applicable it. ये निम्नलिखित
कंडीशन में अप्लीकेबल नहीं होगा। फर्स्ट में लिखिएगा बच्चे, फर्स्ट में लिखेंगे री-इम्पोर्टेड goods had been exported by, अगर ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट के द्वारा किया जाता है तो उस कंडीशन में एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो री-इम्पोर्टेड गुड्स हैड बीन exported by EOU, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, इसका फुल फॉर्म है एक्सपोर्टेड के बाद ओरिएंटेड यूनिट। अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट के द्वारा, है ना, गुड्स एक्सपोर्ट किया जाता है। सेकंड लिखिएगा बच्चे, अगर वो सामान री-इम्पोर्टेड गुड्स हैड बीन exported from a re-imported goods had been exported from a public private warehouse, public oblique करके private warehouse, सर पब्लिक oblique करके private warehouse, imported goods हाँ, re-imported goods had been exported by a public private warehouse, अगर public private warehouse के द्वारा goods, है ना, एक्सपोर्ट किया गया था और उसको री-इम्पोर्ट कर रहा है तो उस पर कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। और तीसरा और सबसे लास्ट में कि री-इम्पोर्टेड गुड्स which fall under fourth schedule, शेड्यूल 4 के तहत, री-इम्पोर्टेड गुड्स which fall under fourth schedule to the Central Excise Act, to the Central, सर टैरिफ एक्ट नहीं ना, नहीं, Central Excise Act 1944, इस 3 कंडीशन में, चाहे वो EOE मतलब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट के द्वारा, चाहे पब्लिक प्राइवेट वेयरहाउस के द्वारा, या चाहे सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944, है ना, शेड्यूल 4 के माध्यम से, तो इस कंडीशन में आपको उसको किसी प्रकार का कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट हम लोग का क्या था बच्चे, कंडीशन, सॉरी सिचुएशन। सेकंड स्टेप हम लोग क्या समझे, कंडीशन। और थर्ड जो है वो आपका क्या है कि किस कंडीशन में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अब हम लोग एक एग्जांपल करेंगे, यहां पर एग्जांपल हम नोट करवाते हैं, आप लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चे। सर आज नहीं, आज छोड़ दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में एग्जांपल करवा देंगे, तब तक इसको थ्योरी बच्चे आप लोग पढ़ेंगे बढ़िया से। सही बच्चे, ठीक है, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चन? नो सर। Okay, thank you all of you.